मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को हाई स्कूल का एक टॉपिक है ट्रांसलेशन। उसके अंतर्गत वर्ब टू बी का यूज बताएंगे कि वर्ब टू बी क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय खराब किए हुए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि वर्ब टू बी क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देख लीजिए होता है वर्ब टू बी। देखिए वर्ब टू बी जो होता है ये इसके अंतर्गत आपका इज है, एम है, आर है, वाज है, वर, शैल बी और विल बी। इतने ही लोग जो है वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान ये देना है हमको कि जो इज, एम, आर है इसको हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी कहते हैं इसको। और जो हमारा वाज वर है इसको हम लोग पास्ट टेंस का वर्ब टू बी कहते हैं, पास्ट टेंस का वर्ब टू बी। और जो शैल बी और विल बी है इन दोनों को हम लोग जो है फ्यूचर टेंस का वर्ब टू बी कहते हैं, फ्यूचर टेंस का वर्ब टू बी कहते हैं। तो इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको जो है वर्ब टू बी, प्रेजेंट टेंस के वर्ब टू बी के बारे में बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी क्या होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी जो होता है, प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी, प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी जो होता है वो आपका इज है, एम है और आर है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए अब हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ होता है। कहने का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस के वर्ब टू बी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी हिंदी मीनिंग बताना चाहूँगा कि इज का, एम का और आर का हिंदी मीनिंग क्या होता है। देखिए इज का हिंदी मीनिंग देखिए क्या होता है। इज का हिंदी मीनिंग होता है। एम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हूँ, और आर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है। देखिए इसका केवल हिंदी मीनिंग है ही नहीं होता है, इसका हिंदी मीनिंग इसके अलावा आपने देखा होगा होता है लिखा हुआ आता है, ये भी होता है। इसके अलावा आपने कभी कभी देखा होगा कि होती है लिखा हुआ आता है किसी किसी सेंटेंस में, तो इसका ही हिंदी मीनिंग होती है भी होता है। देखिए आर का हिंदी मीनिंग है, मैंने आपको बताया ही है। आर का हिंदी मीनिंग इसके अलावा होते हैं भी होता है, होते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो आपके इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, है और होता है, होती है और होते हैं आ जाए, और तब हम ये मान सकते हैं कि यहाँ वर्ब टू बी का यूज किया जा सकता है। श्योर तो नहीं हो सकते हम, क्योंकि श्योर होने के लिए हमें इसके कंडीशन नंबर 2 पर आना पड़ेगा। देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये जो सभी शब्द हैं, ये सभी शब्द कहने का मतलब जो है ये आपका है, हूँ और हैं, होता है, होती है और होते हैं, ये सभी शब्द इस जो है वाक्य में नाउन या एडजेक्टिव से सटे हुए आए हों, नाउन या एडजेक्टिव से सटे हुए हों, सटे हुए हों। इसके लिए थोड़ा सा एक हमें कंडीशन नंबर 3 पे भी आना होगा। ये दोनों चीजें अगर हमें दिखाई दी कि हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, है, होता है, होती है, होते हैं आए हों, और ये सभी शब्द वाक्य में किसी नाउन या एडजेक्टिव से सटे हुए हों। कंडीशन नंबर 3 क्या है, वाक्य में जो हमारे पास दिया गया वाक्य हो बेटा, वाक्य में जो है कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा किसी भी कार्य, किसी भी कार्य को
करने का भाव ना हो, करने का भाव ना हो। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास सेंटेंस आया हुआ हो उसमें हमारा जो सब्जेक्ट हो सेंटेंस का वो कोई भी कार्य ना कर रहा हो। अगर ये तीनों कंडीशन स्टूडेंट्स अगर दिखाई देते हैं किसी सेंटेंस में तो वहां पर हम लोग इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं, या कहने का मतलब आप वर्ब टू बी, प्रेजेंट टेंस वाले वर्ब टू बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं कि इसमें कैसे हम जो है क्लियर करें कि यहाँ वर्ब टू बी लगेगा। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास है, वह एक डॉक्टर है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक सेंटेंस बोर्ड पे लिखा है, वह एक डॉक्टर है, और इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंत में आपने देखा यहाँ पर है आया हुआ है, और ये है शब्द जो है सटा किससे आया हुआ है? डॉक्टर से सटा हुआ है। और डॉक्टर है क्या? देखिए डॉक्टर स्टूडेंट्स, ये डॉक्टर जो है वो नाउन है, अंत में आपका है आ गया। दूसरा कंडीशन फॉलो हुआ कि ये जो है नाउन से सटा हुआ गया, और तीसरा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वह वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर वर्ब टू भी लग जाएगा, बिल्कुल बड़े आराम से लग जाएगा। इसका जो है एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए हम अगर बोलें कि जो है बरसात का मौसम, बरसात का मौसम सुहावना होता है, सुहावना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देखिए सेंटेंस के लास्ट में होता है आया हुआ है, और ये सटा किससे है? सटा है सुहावना शब्द से। और सुहावना शब्द की अगर हम लोग बात करें तो जो सुहावना शब्द है वो आपका एडजेक्टिव वर्ड है, और इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बरसात का मौसम है। बरसात का मौसम तो कोई कार्य कर नहीं रहा है, तो इस सेंटेंस में भी तीनों कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं। सेंटेंस के लास्ट में होता है, और ये सटा एडजेक्टिव से आया हुआ है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो इसमें भी वर्ब टू बी का यूज हो जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ब टू बी इसमें लगता है या नहीं लगता है। तो देखिए वो एग्जाम्पल ये है, जो है आम मीठा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के लास्ट में फिर से आपने देखा कि होता है आया हुआ है, और ये सटा किससे है? ये मीठा शब्द से सटा हुआ है। और मीठा शब्द की अगर हम लोग बात करें तो जो मीठा शब्द है वो आपका एडजेक्टिव है, और हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो आपका आम है। तो देखिए ये आम इसमें कोई काम तो कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी तीनों रूल फॉलो हो गए, तो यहाँ भी वर्ब टू बी का यूज हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो ट्रांसलेट करने का नियम मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जो है हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें। तो देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद में आप अपने वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब या तो आप इज का प्रयोग करेंगे ऑब्लिक, या तो आप एम का प्रयोग करेंगे, या फिर आप आर का प्रयोग करेंगे। मतलब इज एम आर में से किसी एक का ही प्रयोग करना है। जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आप इज लगाइएगा, सिंगुलर का मतलब ही सी इट हो गया इत्यादि हो गया। अगर आपका सब्जेक्ट आई रहेगा तो आप एम लगाइएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आप आर लगाइएगा। प्लूरल वाले सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो आई, बी, यू, दे एक्सेट्रा आता है, और उसके बाद इनके बाद आपको जो लिखना है वो वही लिखना है जो आपके ये पहचान वाले शब्द हैं, हूँ, है और होता है, होती है और होते हैं से सटे हुए आएंगे। जो सटे हुए आते हैं उनकी अंग्रेजी लिखना है। अगर नाउन सटा हुआ आ रहा है तो नाउन की अंग्रेजी लिख दीजिएगा, और अगर आपका कहीं एडजेक्टिव सटा हुआ आ रहा है तो आप उस एडजेक्टिव की अंग्रेजी लिख दीजिएगा। बस यही आपके ट्रांसलेशन का इतना ही छोटा सा रूल है। जब हम लोग नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव में कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? करना कुछ नहीं है, आपको नेगेटिव वाले नियम में इज, एम और आर का के बाद में ठीक नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे यहाँ मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, इसके बाद एम
आर, इन तीनों में से फिर से किसी एक का ही यूज़ करना है आपको। बार बार मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप गलत ना करें। उसके बाद जो है आप नॉट का यूज़ कर देंगे, नॉट के बाद फिर से उस नाउन या एडजेक्टिव का जो आपके सेंटेंस में सटा हुआ आ रहा है उसका आप प्रयोग कर दीजिएगा। और इसके बाद अगर कोई वर्ड बच रहा है बाय द वे, तो आप वो नाउन एडजेक्टिव लिखने के बाद ही लिखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय द वे आता है तो आप अपने इस इज एम आर को आगे खींच लेंगे। तो जब उसको आप आगे खींचेंगे तो इंट्रोगेटिव का जो नियम बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। कहने का मतलब सबसे पहले आपको इज लिखना होगा, ऑब्लिक एम लिखना होगा या आर लिखना होगा, मतलब तीनों में से किसी एक को ही लिखना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आपको फिर से उसी नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग कर देना है जो आपके पहचान वाले शब्द से सटे हुए आएंगे, और उसके बाद आप नेगेटिव वाले नियम में। लेकिन मैं उसको लिख के बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इज लिखेंगे या एम लिखेंगे या आर लिखेंगे, इन तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखने के बाद में आपको यहाँ पर नॉट लगा देना है। नॉट के बाद में उस नाउन या एडजेक्टिव को ही लिखना होगा जो आपके सेंटेंस में सटे हुए आएंगे पहचान वाले शब्द से, और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इनके अलावा अगर कोई शब्द बच रहा है तो वो नाउन या एडजेक्टिव के बाद ही आपको लिखना है। अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो उनकी अंग्रेजी आप इनमें सबसे पहले लिख दीजिएगा। तो देखिए, मैं अब आपको ट्रांसलेट करवा देता हूँ कि कैसे ट्रांसलेट किया जाए। देखिए, पहले हम पहले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। जो लिखा गया है वह एक डॉक्टर है। देखिए, पहला वाला सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने यहाँ फार्मूला आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ कह रहा है कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखें, तो सब्जेक्ट इसमें है वह, तो वह की जो अंग्रेजी होती है वो होती है ही या सी। तो आप ही या सी में से किसी एक का प्रयोग कर लीजिएगा, मैंने ही का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद नियम कह रहा है इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करें। तो देखिए, ही के साथ जो इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे तो ही के साथ में तो इज का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर इज लिख दे रहे हैं। उसके बाद में नियम कह रहा है कि उस नाउन या एडजेक्टिव में से किसी एक को लिख दो जो आपके पहचान वाले शब्द से सटे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पहचान वाला शब्द है आपका है और उससे सटा हुआ है डॉक्टर। तो डॉक्टर के पहले चूंकि एक लिखा हुआ है तो एक एडजेक्टिव वर्ड है, तो हम एक को पहले लिखेंगे, डॉक्टर को बाद में लिखेंगे। तो एक की अंग्रेजी जो होती है वो ए, और डॉक्टर की जो अंग्रेजी होती है वो डॉक्टर। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो है हम तीसरे वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल को हम आपको छोड़ दे रहे हैं, आप स्वयं ट्रांसलेट करिएगा। इसमें बरसात के मौसम की जो अंग्रेजी होती है वो रेनी सीजन होती है, और होता है के लिए आप वही इज का प्रयोग कर दीजिएगा, और सुहावना की जो अंग्रेजी होती है वो प्लीजेंट होती है। तीसरे वाले एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ आम मीठा होता है, तो आम है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आम की अंग्रेजी लिखनी होगी आपको। तो हम यहाँ लिखेंगे मैंगो, और आम के साथ चूंकि आम सिंगुलर है तो इज एम आर में से इज का ही प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा मैंगो इज। और उसके बाद ये जो है एडजेक्टिव वर्ड इसमें मीठा है, तो मीठा की जो अंग्रेजी होती है स्वीट, तो ये हो जाएगा मैंगो इज स्वीट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम आपको पास्ट टेंस वाले वर्ब टू बी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो क्या होता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।